Success Mantra. We shape future. Hello everyone and welcome to Success Mantra. We shape future. My dear students, today I, Ankit Sharma, your mentor for logical reasoning, is here to discuss the tips and tricks on how to manage the logical reasoning section of the CLAT examination effectively. तो आज हम लोग जानेंगे उन तरीकों के बारे में जिसको ध्यान में रखकर हम लोग क्लैट एग्जाम में अपने अटेम्प्ट्स को बेटर कर सकते हैं, अपने मार्क्स को लॉजिकल रीजनिंग में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो उसके पहले कुछ बेसिक डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आई थिंक वी शुड बिगिन नाउ। सो हैव अ लुक एट दिस। तो सबसे पहले हैव अ लुक एट दिस गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द की टू सक्सेस इज कंटिन्यूअस एफर्ट। आपको लगातार कंटिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ेगा। हैव अ लुक एट दिस, ये मैथमेटिकली प्रूवन रिजल्ट है, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो कंसिडरिंग अ ईयर टू बी अ सिंपल ईयर which has 365 days. So if you do nothing for all 365 days of the year, you will get nothing. But every small and continuous effort counts. 1.01 to the power 365 is much better, 37.7. And again to the surprise, 1.02 to the power 365 is again huge, 1377.4. So every small effort counts. ये सबसे पहले आपको माइंड में रखना है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज लाइक डूइंग नथिंग एट ऑल एंड दिस इज लाइक डूइंग स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो द पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट। सेकेंड, द सेकेंड वेरी क्रूशियल थिंग ओवर हियर इज दिस। देखो, क्लैट का पैटर्न ओवर द टाइम बहुत इवॉल्व हुआ है। बीच में कुछ समय के लिए ऑनलाइन भी था, बट आज का अगर हम पैटर्न बात करें, सो यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन दैट अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस, ओके, इन 120 minute, 120 marks, because every correct question carries +1, incorrect -0.25, and there is no reward or penalty for the unattempted ones. Then इसके बाद आपको ये पता है कि इंग्लिश सेक्शन में there are 22 to 26 questions, okay. Then in GK including current affairs 28 to 32. Then similarly in the legal section, in the legal reasoning section, again it's 28 to 32. Then in my section, logical reasoning, it's 22 to 26. And then in the quantitative techniques it's 10 to 14 questions, okay. तो अगर हम इसको परसेंटेज में इसको क्वांटिफाई करें, then you can easily check that this is around 1/4, 25%, 25%, which is 50%. This is 1/5, okay, 20%, and this is 10%. Overall 100%. तो इस तरह से ये ब्रेकअप है of the number of questions which would be asked under various sections. Now there are some further details which you must keep in mind. कुछ और भी डिटेल्स हैं जिसको माइंड में रखना चाहिए। Number 1, have a look at this. Now if you keep this in mind, ये आप सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए that the CLAT examination, अगर हम CLAT एग्जाम की बात करें, ऑफलाइन है, इंग्लिश में है, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट, एंड वो 120 मिनट 2 to 4 PM ही है। पिछले साल भी था 2 to 4 PM, साल में एक बार होता है, और इसका डेट डिसाइड होता है हर दिसंबर का फर्स्ट संडे। एवरी दिसंबर फर्स्ट संडे इज क्लैट एंड द सेकेंड वन इज एलिट। तो फर्स्ट संडे इस बार आप देख रहे हो 1 तारीख को ही पड़ रहा है, तो इसीलिए उसी दिन एग्जाम है, टाइमिंग 2 to 4 PM। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय सेक्शनल कट ऑफ? जब कट ऑफ्स आएंगी फॉर द वेरियस कॉलेजेस, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको लॉजिकल रीजनिंग में इतने आने चाहिए कम से कम, क्वांट में इतने आने चाहिए कम से कम, एंड देन इंग्लिश में इतने आने चाहिए कम से कम। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, बट नॉट इन योर एग्जामिनेशन। बट हाँ, ओवरऑल कट ऑफ तो है ही। ओवरऑल 120 में ओवर 100 इज ऑब्वियसली अ गुड स्कोर। 90 to 100 again you will get a decent one. Below 90 obviously you will be not getting the top 3 or 4, okay, if we go by the trends of the last 2 years. And yes, obviously I'm talking about the unreserved or general category. All right, तो ये सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है। moving ahead, have a look at this. तो अगर आप अपनी क्लैट की वेबसाइट पे जाएंगे, क्लैट कंसोर्शियम, तो वहाँ पे अब बिकॉज अब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं,
तो उसमें हम ऑब्वियस सी बात है सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। और यही सेम फॉर द 2025 भी है। क्या कहा जा रहा है, द यूजी क्लैट एग्जामिनेशन 2024 और यही अब 2025 के लिए भी है, वुड फोकस ऑन इवेल्युएटिंग द कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग स्किल्स abilities of the candidates. Overall, it is designed to test aptitude and skills that are necessary for legal education rather than prior knowledge. यानी कि क्लैट कंसोर्शियम का फोकस है कि कोई प्रायर नॉलेज रटने वाली चीज ना दी जाए, उनका ये फोकस है। ऑलराइट, सो नाउ अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये भी कहा है कि भले हम कोशिश करेंगे कि प्रायर नॉलेज का यूज ज्यादा ना हो, बट आगे देखो, द प्रायर नॉलेज occasionally may be useful to respond to questions in current affairs including general knowledge. All right, तो इसी तरह से मैंने जैसे कि अभी कहा कि ऑब्वियसली बात है उनका फोकस जरूर है कि रटने वाली चीजें ना हो, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगी, थोड़ी बहुत होंगी जिनका यूज हो सकता है इन द सेक्शंस लाइक करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स, एज यू कैन सी, दीज आर द 5 सेक्शंस, यही वो 5 सेक्शंस है आपके एग्जाम में, इंग्लिश, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब मैं स्टार्ट करूंगा फोकस स्पेसिफिकली ऑन माय सेक्शन। अब हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। अभी तक हम एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहे थे, नाउ लेट अस गेट इनटू द स्पेसिफिक सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसमें कई बच्चों को कई बार दिक्कत आती है। तो दिक्कत किस टाइप की है, कितना मैग्नीट्यूड है उस दिक्कत का, लेट अस फोकस ऑन ऑल ऑफ देम इन वंस। नाउ अब जरा इसको आप देखो, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या है। जब आप लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस आप जब चेक करते हो तो लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस सिंपली ये है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। दिस इज एज इट इज मेंशन्ड, कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट। सो द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन विल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स, बट जब हमने प्रैक्टिकली चेक किया ओवर द ईयर्स तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी कई बार आया है, यस आया है। And each passage will be followed by 1 or more questions, generally 4 to 5 questions. अब आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करना है, स्ट्रेंथन एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे किया जाता है, आपको डिस्कस करना है कि क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है, कैसे इसको इवेल्युएट करते हैं, आपको रिलेशनशिप्स ड्रॉ करने हैं, एनालॉजीज ड्रॉ करने हैं, आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं क्रिटिकल रीजनिंग में जिसमें आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल होनी जरूरी है, उसके बिना आप इन पैसेजेस के जो क्वेश्चंस हैं इसको इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। और वो टॉपिक्स क्या हैं, वो जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग इंडिविजुअली उन पे बात कर लेते हैं। द टॉपिक्स आर दिस, तो ये वो टोटल 9 टॉपिक्स हैं, यस यही वो टोटल 9 टॉपिक्स हैं। क्या क्या वो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 इज स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन में स्टेटमेंट के फॉर्म में एक प्रॉब्लम बताई जाती है एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन में आपको उसको सॉल्व करना होता है। स्टेटमेंट एंड assumptions. What is an assumption? Whenever some person says anything, there is a lot of thing which he leaves unsaid, and that is assumption, an unspoken truth. एक ऐसा सच which you have to read in between the lines. Statement and argument. This is one of the hardcore topics of critical reasoning. पूरी लीगल लाइफ में आपको आर्ग्यूमेंट्स ही करने हैं, क्या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, क्या वीक आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो इसीलिए ये अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। सो कंक्लूजन इज द फाइनल थिंग विच कम्स फ्रॉम द प्रमाइस। तो कंक्लूजन्स क्या हैं वो जानना जरूरी है। देन इवैल्यूएशन ऑफ इन्फरेंसेस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। Sometimes conclusions and inferences are used interchangeably, but there is a very thin line between the two of them. Conclusions are mostly specific in nature. We do not use any outside source, whereas inferences are generic in nature, and occasionally in a very limited manner we can use outside source as well. Cause and effect. Cause is the triggering ground, a catalyst, और उसके चलते जो असर देखने को मिलता है वो है इफेक्ट। सो कॉज कैन बी हेवी रेन एंड इट्स इफेक्ट कैन बी लो अटेंडेंस इन द क्लासरूम। Obviously when I am talking about that, I am talking about offline classroom. Then assertion and reasoning.
Okay, everything in critical reasoning has some bit of assertion and some bit of reasoning involved. Nothing happens without any reason, so you must be able to analyze that. Now this is another crucial topic, decision making. So a situation is given to you, basically it could be a case study as well, and then you have to decide according to that what could be the right solution. And then finally syllogism. Syllogism topic was not there in the last examination of CLAT, but yes, in some sample papers released by the CLAT consortium, it was definitely there. All right. So yes, you cannot skip this particular topic. All right. And as I have said, today we are only focusing on the CLAT examination. We are not including the other exams like ALET or Maharashtra CET or Symbiosis Law Aptitude Test. ओके तो बेसिकली क्लैट एग्जाम के लिए आपको इन सारे टॉपिक्स पर कमांड करना जरूरी है. नाउ वंस दिस इज डन, एक बार जब ये हो जाता है, देन व्हाट इज टू बी डन. ओके सो नाउ लेट अस क्विकली गेट इनटू दिस. नाउ वंस इट इज डन, ओके सो नाउ वंस इट इज डन, नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्टेप इज दिस. अगले कुछ दिनों में आपको क्या क्या करना है, अगले कुछ दिनों में क्या क्या करना है और दिन कितने बाकी हैं, इसको भी माइंड में रखिए. अगर आप ये देखें कि आपके पास कितने दिन बाकी हैं, तो लेट अस टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड. द मंथ ऑफ सितंबर इज गोइंग ऑन. ओके, द मंथ ऑफ सितंबर इज गोइंग ऑन, देन अक्टूबर वुड बी कमिंग एंड देन नवंबर. ऑब्वियसली ऑन द वेरी फर्स्ट दिसंबर ऑफ द एग्जाम ओनली. तो नवंबर में आपके पास 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज एंड सितंबर में अब आप अपने पास 8 दिन मान के चलिए. एंड जब आप इसको आप ऐड करेंगे, यू हैव 69 डेज. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, दशहरा, दिवाली. ओके, सो लॉट ऑफ द डेज amongst them you will not be able to study effectively. Okay, festivals are important, obviously you have to enjoy that, but obviously not at the cost of academics. All right, so now you can see September में आप around 8 days ले लीजिए, October 31, November 30, overall 69 days. तो अब इन 69 days को कैसे हम effectively use करें, so have a look at this. So what are the things which are to be done in the next coming days? Number one is this: solve and analyze all the previous year CLAT papers. All the previous year CLAT papers are available at our website as well, or you can also get it from any public platform. It is available easily in the public domain. All right. Also, when you will be filling the CLAT form, there also they are asking that whether you want to download the previous year papers. For that they charge, I think, extra. Okay, I'm not exactly aware of the amount. I think it's rupees 500, but I don't feel that it is worth paying that. You can directly download it from our official website of Success Mantra. Then the next very crucial thing is this: please solve and analyze all the sample papers which are asked from 2020 to 2025. Now this is not easily available in public domain. Obviously, we being the teacher, we have all the sample papers from 2020, 2021, 2022, 23, 24 and 25. Also they have started giving. At least one sample paper is already out. One CLAT official sample paper is already out. So at least solve that CLAT sample paper of 2025. Others we were solving in the class. In many batches we have already solved. तो हमने in all the batches in whichever I am teaching, we have already discussed the sample paper of 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025 we have not discussed as of now, but obviously we would be discussing it in the due course of time. But आप भी कर लीजिए. And yes, previous year papers तो 2020 से 2024 ही तक अवेलेबल होंगे, but sample paper तो इस साल भी आएगा, एक आ चुका है और कम से कम 3 आएंगे, तो वो पूरा सॉल्व करना है आपको till 2025. All right, now the next thing, अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको माइंड में रखना है. The next thing is this. तो ये तो आपको ये भी मैंने बताया कि आपको करना क्या क्या है. Okay, so as of now what I discussed that what should be the next few days strategy. अगले कुछ दिनों में आपको क्या क्या करना है. तो क्या क्या करना है, CLAT का सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल द ऑफिशियल सैम्पल पेपर्स. तो
तो ये जब प्रीवियस पेपर्स करोगे एंड सैम्पल पेपर्स करोगे, इससे आप जब इसको एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, और क्या करना है? सो आफ्टर दैट डिस्कसिंग नेक्स्ट फ्यू डेज स्ट्रैटेजी, हैव अ लुक एट दिस। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। आपके एग्जाम में ना, यू आर फ्री टू चूज दैट इन विच ऑर्डर यू वांट टू अटेम्प्ट द 5 सेक्शंस। किस ऑर्डर में करना है सेक्शंस को, ये आपकी मर्जी है। ऑलराइट, एंड यू हैव टू डिसाइड दैट विच क्रोनोलॉजी is there in which you should solve. And now let me tell you, इसमें आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। Why I am saying so? क्योंकि one strategy cannot suit everyone. All right, इसलिए मैंने कहा कि ये जो कौन से ऑर्डर में हम सेक्शंस को करें, पहले कौन सा सेक्शन, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ये आपको तय करना है कि आपको क्या सूट करेगा। One strategy cannot suit everyone. और इसलिए मैंने लिखा है that this varies from person to person and the reason is one strategy cannot suit everyone. But अब कौन सी स्ट्रैटेजी आपको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, पता कैसे चलेगा? उसको पता करने का एक ही तरीका है, आपको अटेम्प्ट करना है मोर एंड मोर मॉक्स। तो जब आप मोर एंड मोर मॉक्स अटेम्प्ट करोगे एंड आप सभी मीनिंगफुल एंड लॉजिकल, कॉमन सेंस का अप्लाई करके मीनिंगफुल एंड लॉजिकल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब आप ट्राई करोगे, तो आपको उसमें से 2-3 तरीके अच्छे लगेंगे। फिर आप उन 2-3 तरीके में 2-3 मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से क्रोनोलॉजी में आपके अटेम्प्ट्स बेहतर हैं, आपकी एक्यूरेसी बेटर है, और वो मार्क्स रिफ्लेक्ट करेंगे। नंबर्स नेवर लाई, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो जब आप सभी मीनिंगफुल, अब देखो मैं मीनिंगफुल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों कह रहा हूं, 5 सेक्शंस हैं। अब 5 सेक्शंस को अटेम्प्ट करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, इतने तरीके से थोड़े ना हम तैयारी करेंगे। तो आप जो मीनिंगफुल तरीके हैं उनको यूज कर लीजिए। 5-6 तरीके हैं जो मीनिंगफुल हैं, उन 5-6 तरीकों में आपको 2-3 ठीक लगेंगे, उन 2-3 को थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करो। फिर जब उसमें से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाली स्ट्रैटेजी में मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी भी बेटर है एंड मार्क्स भी बेटर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो इसको ज़रूर करना है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप मॉक्स दे रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? इन चीज़ों का। सो सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। एंड व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स? नंबर 1, आपका जो ऑफिशियल एग्जाम टाइमिंग है वो 2 to 4 PM है, तो प्रिफरेबली कोशिश करिए कि आप जो मॉक्स लिख रहे हो 2 to 4 PM टाइमिंग में ही लिख रहे हो। पॉइंट नंबर 2, अटेम्प्ट ऑल द मॉक्स ऑन OMR ओनली। किसी भी स्टेशनरी के पास चले जाइए, उससे बोलिए कि OMR दे दो, वो अच्छे खासे आपको प्रिंट करके दे देगा, वो लाकर रख लो। 2 to 4 PM में कोशिश करो अटेम्प्ट करने का। नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी एंगेजमेंट तो आगे पीछे कर लीजिए, बट कोशिश करिए कि जब भी आपको मिले टाइम जरूर इसमें करिए। बट हाँ, ये मैंडेटरी है, हर एक मॉक्स OMR पर ही करने हैं। नेक्स्ट, अब एक बात ये भी समझिए कि आपको एग्जाम के लिए 120 मिनट्स मिलते हैं, नो डाउट, बिल्कुल मिलते हैं। बट जब आप प्लान करते हो ना, तो पूरे 120 मिनट के लिए नहीं करते। अगर किसी पर्सन की सैलरी 100 रुपए है तो वो अपने खर्चे भी 100 रुपए का प्लान नहीं करेगा, वो कुछ सेविंग का भी सोचेगा कि क्या पता किसी एक्सीजेंसी में यूज हो। तो इसी तरह से एग्जाम में जब 120 मिनट मिल रहा है, आप 120 मिनट के हिसाब से टाइम नहीं डिसाइड कर सकते। क्या पता आपको वहां पे कुछ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज करना हो, सिग्नेचर करना हो, कुछ भी करना हो, उसमें आपका टाइम लगे। एग्जाम प्रेशर नाम की चीज भी होती है, OMR भी फिल करना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए यू कंसिडर द टाइम ऑफ द एग्जाम टू बी 115 मिनट्स। 5 मिनट कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, कब निकल जाएंगे नहीं पता चलेगा। ऑलराइट, एंड देन जब आपने 115 मिनट ले लिया, देन अकॉर्डिंगली एलोकेट टाइम टू ऑल द सेक्शंस कि हाँ, मैं रीजनिंग में इतना टाइम दूंगा, मैं मैथ्स में इतना टाइम दूंगी, मैं लॉजिकल में इतना दे रहा हूँ तो लीगल में इतना दे दूंगा। ये आप मेंटली एक चार्ट प्रिपेयर करिए। ऑलराइट, सो देयरफॉर अलॉट द टाइम टू दो सेक्शंस अकॉर्डिंगली। एंड देन इतना करने के बाद ऑब्वियसली यू हैव टू एनालाइज द मॉक्स थॉरली। इसमें एक दो चीज मैं ऐड कर देता हूं। पॉइंट नंबर 1, कई बार बच्चे मुझे ये कहते हैं कि सर मैं किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर लूं तो जो स्टार्टिंग में जो भी सेक्शंस कर रहा हूं उसमें मेरा कंसंट्रेशन लेवल बेटर होता है, तो अटेम्प्ट्स भी अच्छे होते हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी आती है, और बाद में मैं किसी भी चले जाऊं सेक्शन में उसमें कंसंट्रेशन लैप्स होता है एंड एक्यूरेसी भी नहीं आती है। तो अब इसमें क्या करें? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि यस, ये बात सच है कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, अंत आते आते कंसंट्रेशन लेवल लैप्स होता है। तो इसके लिए ऑब्वियसली मैं कई बार बोलता हूँ मेडिटेशन करिए। एवरी डे यू हैव टू डू मेडिटेशन, पर्टिकुलरली डीप ब्रीदिंग, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। एंड एग्जाम में भी जब आपको लग रहा है कि कंसंट्रेशन लैप्स हो रहा है, आप हेड डाउन करके 30 सेकेंड अराउंड आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू। सेकेंडली,
लास्ट में ऐसे सेक्शंस को मत करिए जिसमें बार बार पढ़ना होता है। मानो आपने लास्ट में लीगल को रख दिया, तो लीगल में तो पढ़ के ही आंसर करना है ना। लॉजिकल को रख दिया, लॉजिकल को पढ़कर आंसर करना है, ठीक है। तो यहां पे तो अगर आपका कंसंट्रेशन लैप्स हो रहा है तो आपको बार बार पैसेज रिफर करना पड़ेगा, तो आपका टाइम अपने आप ज्यादा लगेगा, तो ये तो आपका नुकसान है। तो कोशिश करो लास्ट में ऐसे सेक्शंस को रखने की जिसमें बार बार पढ़ना ना पड़े। जैसे क्वांट में ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पैसेज देख के पढ़ना पड़ रहा है, भूल जा रहे हो फिर से रिफर करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। जीके करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है। अब वो जो आता है जीके करंट अफेयर्स में, उसको पढ़ते हो क्या? टॉप में जो डेटाज है नहीं पढ़ते हैं जनरली बच्चे। तो आप ये चीज आप करिए, लास्ट में ऐसे सेक्शंस को रखिए क्वांट टाइप या जीके करंट अफेयर्स जिनमें ये इशू ना हो कि कंसंट्रेशन लैप्स भी हो रहा है तो बार बार उनको देखना पड़ रहा है। थर्ड एडवाइस, लीगल एंड लॉजिकल, इंग्लिश, तीनों पढ़ने वाले सेक्शंस बैक टू बैक एक साथ मत करो कि लीगल लॉजिकल एंड देन इंग्लिश, या इंग्लिश लॉजिकल लीगल। बीच में एक आध क्वांट लगा दो बीच में, या करंट अफेयर्स लगा दो और एक रहने दो। जीके लगा रहे हो तो क्वांट को लास्ट के लिए छोड़ दो, या क्वांट उधर बीच में कर रहे हो तो करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए छोड़ दो। बेसिकली लगातार ये तीनों हैवी सेक्शंस लीगल, लॉजिकल एंड इंग्लिश को एक साथ मत करिए। बीच में एक आध क्वांट लगा दे रहे हैं तो जीके को लास्ट में कर दो, या करंट अफेयर्स कर रहे हो तो लास्ट में क्वांट कर दो। इस तरह से करो, ठीक है। और ये जो सारी बात मैं बोल रहा हूं ना, इसको ट्राई करो। पत्थर की लकीर नहीं कि जो स्ट्रैटेजी मैंने बोल दी वही चलेगा, नहीं। आप ट्राई करिए और अगर आपको लगता है कि इफेक्टिव है तो आप जरूर उसको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो इफेक्टिव लग रहा है वो फॉलो करिए। नाउ मूविंग अहेड, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनालाइज कैसे करना है मॉक्स को। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। तो अब मैं आपको एक स्टूडेंट का केस स्टडी दिखा रहा हूं, एंड जब मैं ये केस स्टडी दिखा रहा हूं तो जिस स्टूडेंट का अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो स्टूडेंट भी इसे देखेगा या देखेगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम और हर फॉर दिस। तो मैं अक्सर बच्चे से जब मिलता हूं ना अलग अलग सेंटर्स पे, तो बच्चे कहते हैं कई बार कि सर मेरे ना एलआर में मार्क्स नहीं आ रहे। वो अलग बात है कि कई लोग के मार्क्स किसी में नहीं आ रहे होते हैं, कई लोग के मार्क्स किसी में नहीं आ रहे होते हैं, बट तब भी जब बच्चा मुझे कह रहा है कि एलआर में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा ये काम बनता है, ये मेरा ड्यूटी है कि मैं बच्चों को कम से कम अपने सेक्शन में तो हेल्प करूं। तो मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूं कि देखो बच्चे, आप डॉक्टर को जाके ये नहीं बोल सकते कि तबीयत खराब है। आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि सर मुझे ये सारे सिम्टम्स हैं। तो जब डॉक्टर को आप सिम्टम्स बताओगे तो डॉक्टर उसके हिसाब से टेस्ट लिखेगा कि ये ब्लड टेस्ट करा के लाओ, ये सब लाओ। और जब आप उस ब्लड टेस्ट कराने के बाद वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाओगे तो उस मेडिकल रिपोर्ट के बिहाफ पर डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखेगा। तो इसी तरह से कभी भी किसी भी फैकल्टी के पास ये मत जाओ लेके कि सर मेरा मैथ्स में स्कोर नहीं आ रहा है या लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप उनके पास अपना एकेडमिक रिपोर्ट ले जाओ। कैसे? ऐसे ऐसे, ये देखिए। आई डोंट नो कि ये कितना क्लियरली विजिबल है, बट आई थिंक कि आप फिर भी देख पाओगे। देखो, अब एक स्टूडेंट है और ये उसका ही स्कोर है आज से 1.5 महीने पहले का, क्योंकि जब स्टूडेंट इसने भी आके मुझसे यही बोला था कि सर मेरे ना लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर नहीं बन रहे हैं। तो मैंने इससे बोला अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकल रीजनिंग में नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार मुझे इस पैटर्न में करके दिखाओ। ये पैटर्न मैंने अपने हर एक बैच में बोल रखा है कि ऐसे बनाइए, ठीक है। अब इस बच्चे ने इस ऑर्डर में इसको बनाया। अब जब इस बच्चे ने इस ऑर्डर में बनाया तो देखो इसने उन चीज़ों का ध्यान रखा जो मैंने बोला था। मैंने क्या कहा था, लास्ट में एक आध ऐसा सेक्शन रखो जिसमें कंसंट्रेशन लैप्स भी हो तो दिक्कत ना हो, और इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल बैक टू बैक मत करो, बीच में एक आध कुछ लगा दो, जनरल नॉलेज लगा दो या यहाँ लगा दो, ठीक है, या जनरल नॉलेज लास्ट में करके क्वांट को बीच में लगा दो। तो जब इस बच्चे ने इस चीज़ को किया तो देखो ये कोई अच्छा स्कोर तो है नहीं। और इसमें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन वाइज स्कोर, सेक्शन वाइज टाइम स्पेंड, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट अटेम्प्टेड, ये सब कुछ है। अब जब आप इसको देखोगे तो आप देखो इस बच्चे के इंग्लिश में इन ऑलमोस्ट 24 मिनट इतने स्कोर हैं, क्योंकि 19 करेक्ट 5 इनकरेक्ट हैं। जनरल नॉलेज में 7 मिनट 34 सेकंड में इतने स्कोर हैं, करेक्ट इनकरेक्ट। आप सब में देखो तो इस बच्चे का बात बिल्कुल जेन्युइन थी कि सर मेरे जो मार्क्स हैं, आप देखिए इस बच्चे ने मुझसे यही कहा था, उसके वर्ड्स ये थे कि सर देखिए इंग्लिश में आप देखिए मेरे मार्क्स अच्छे हैं, फिर भी 5 गलतियां हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। इंग्लिश ग्रामर में वर्क करना था, वोकैबुलरी में वर्क करना था। जनरल नॉलेज में इसकी इस समय पढ़ाई उतनी नहीं हुई थी, ठीक है, और अभी भी उतनी अच्छी नहीं हुई है जनरल नॉलेज इन करंट अफेयर्स। बट हाँ, जब इसने लीगल रीजनिंग में बोला तो इसने बोला सर देखो मेरे मार्क्स फिर भी सही हैं, जो कि मार्क्स ठीक है, बुरे मार्क्स नहीं है, और अच्छे हो सकते हैं बट बुरे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बस इसने देखो 24 सही किया था, 8 रॉन्ग किया था। बट इसकी जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे आ गई जब बच्चे ने बोला सर देखो मैं ऑलमोस्ट उतना ही टाइम, ऑलमोस्ट थोड़ा ही सही कम है, लीगल रीजनिंग में भी दे रहा हूँ या दे रही हूँ,
और मेरे 15 सही हैं, 9 इनकरेक्ट हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये चिंता की विषय था कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हाँ, क्वांट में इसने देखो 2 किया, 2 गलत किया, 2 सही हुए, 2 गलत हुए। तो इस बच्चे को ओवरऑल लगभग सब में वर्क करना था, सब में। और ये मैं बात बता रहा हूं 1.5 महीने पहले की। फिर मैंने इससे पूछा, अच्छा तुम अपने को खुद को एनालाइज करो। एनालाइज में करना क्या होता है? एनालाइज में ये करना होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपने करेक्टली किया, सही किया, उसको देखो कि क्या हम और इफेक्टिवली और जल्दी ऑप्शन से या किसी और तरीके से जल्दी कर सकते थे, पर्टिकुलरली इन क्वांट। जो क्वेश्चंस हमने गलत किया, जो हमसे इनकरेक्ट हुआ, उसकी वजह क्या थी वो देखना है। एंड पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड हैं उनको पूरा सॉल्व करना है। एग्जाम में तो इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए ना 120 मिनट में, बिकॉज टाइम ही पूरा हो गया। बट अब जब टाइम पूरा हो गया तो अब तो टाइम पूरा आपका है, अब एनालाइज करो। ऐसा नहीं कि एग्जाम तुरंत खत्म करो, एनालाइज शुरू कर दो, नहीं। मानो सुबह दिया तो शाम को कर लो, शाम को दिया तो अगले दिन एनालाइज कर लो। और ये चीज करना ही करना है। जो क्वेश्चंस करेक्ट हैं उनको देखो कि क्या और बेटर कर सकते थे, जो क्वेश्चंस गलत हैं उनको चेक करो कि क्या गलती हुई, वजह क्या थी, अब दोबारा ना हो। और जो अनअटेम्प्टेड थे किसी भी वजह से, टाइम की वजह से या आता नहीं था, किसी भी वजह से, अब उसके ऊपर वर्क करो। जब आप इस तरह के लगातार कई सारे मॉक्स लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओके, मैथ्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है तो मैं कर ले रहा हूं, इससे आ रहा हूं तो नहीं कर पा रहा हूं। लॉजिकल रीजनिंग माई सेक्शन में कि इस टाइप के क्वेश्चंस कंक्लूजन्स और इन्फरेंस वाले कर ले रहा हूं। बट अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ करेक्ट और इफ ट्रू स्ट्रेंथेंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वीकेंस, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है। तो ये पहले पता तो हो कि दिक्कत कहां आ रही है। पूरी लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है ऐसा नहीं है, कहां दिक्कत आ रही है ये बताना होगा। और इस तरह से जब आप करोगे, और इस तरह से करके आप खुद से वॉइस रिकॉर्ड बनाओ। व्हाट्सएप पे फीचर आता है खुद से खुद को सेंड करने का, सेंड करो। एंड अगले मॉक को अटेम्प्ट करने से पहले उसको ध्यान से सुनो एंड देन आगे जाओ। तो पहले बार जब आप करोगे बहुत सारी गलतियां आप उसमें वॉइस रिकॉर्ड में बोलोगे, बहुत सारी गलतियां। धीरे धीरे वो फिल्टर होते चली जाएंगी। अभी दिखाता हूं। तो जब स्टूडेंट ने ये सारी चीजें की, अब देखो मैंने इससे पूछा था, इसका मैथ्स एकदम एक ऐसा स्टूडेंट जिसका मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो इसका था कि सर मैं तो मैथ्स एकदम छोड़ ही दूंगा या छोड़ ही दूंगी, मुझसे बिल्कुल मैथ्स नहीं होता, ठीक है, मुश्किल से एक आध हो रहा है। तो अब इसने करना शुरू किया, इसने अपने मॉक्स इंक्रीज किए। पहले वीक में 1 मॉक अटेम्प्ट होता था, अब उसको बढ़ाकर 3 किया गया। तो जब 3 मॉक हर वीक हो रहा है, OMR पर हो रहा है, कंसंट्रेशन के साथ हो रहा है, एनालिसिस के साथ हो रहा है, तो पता चलने लगा कि अच्छा मेरा मैथ्स में ये एरिया वीक है, रीजनिंग में यहाँ वीक है, इंग्लिश में यहाँ वीक है, लीगल में यहाँ वीक है। तो अब जब ये पता, ये लेके फैकल्टी के पास जाओ और तब फैकल्टी आपको बताएगा या बताएंगी कि आपको उसके ऊपर वर्क कैसे करना है, ठीक है। अब ये जैसे मैंने कहा, इसी बच्चे का 1.5 महीने पहले का रिपोर्ट कार्ड, और अब देखो, अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड ये देखिए। तो 1.5 महीने से भी कम के टाइम में अराउंड 39 या 40 डेज हो रहे होंगे। अब इस बच्चे के मार्क्स देखो, इसी बच्चे का जिसका मैथ्स में था कि सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, हाउ विल आई मैनेज दिस। अब आप देखो इस बच्चे का मैथ्स में देखो कैसा स्कोर है, ठीक है। देखो उसी चीज को फॉलो किया जा रहा है, ये उसी ऑर्डर में अटेम्प्ट किया जा रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी इसी ऑर्डर में करो, बट आप ट्राई तो करो कि कौन सा ऑर्डर आपको सूट कर रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको डिफरेंट पैटर्न्स में अटेम्प्ट करना होगा। तो स्टूडेंट ने इसका ध्यान दिया, इंग्लिश, लीगल एंड लॉजिकल बैक टू बैक नहीं हो रहा है, इधर जनरल नॉलेज और लास्ट में क्वांट। अब आप देखो एक एक करके, इंग्लिश में चीजें और अभी इंप्रूव करना है, 5 गलतियां हुई हैं, ठीक है। बट जनरल नॉलेज में भी देखो अभी इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, बट अब इंप्रूवमेंट देखो, यहां पर 22 करेक्ट एंड 3 इनकरेक्ट। इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब आ जाइए लॉजिकल रीजनिंग देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। 9 गलतियां थी, 9, 8 आ गई, या 8 गलतियां थी, 3 आ गई। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो बच्ची ये कह रही थी कि सर मुझसे काउंट बिल्कुल नहीं होता, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, आज वो बच्ची कंप्लीट, देखो पूरे अटेम्प्ट हुए, ठीक टाइम है, ये अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 सही और 1 इनकरेक्ट हो गया, 11 सही और 1 इनकरेक्ट हो गया। और जब ये सब में जो वर्क हुआ, अब देखो कितना वर्क हुआ। लॉजिकल रीजनिंग में वर्क हुआ बिकॉज इसने कनेक्ट किया फैकल्टी से इंडिविजुअली, फैकल्टी ने ध्यान दिया इसके ऊपर, इसको चीजें बताई, चीजें सही हुई। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने पर्सनली खूब हेल्प किया, क्लास में सैंपल पेपर्स डिस्कस किए, शी वाज प्रेजेंट इन ऑल द क्लासेस, आफ्टर द क्लास डाउट्स वाज डिस्कस्ड। जब ये सब चीजें कंसिस्टेंटली हुई तो 39 और 40 डेज में आप देखो इंप्रूवमेंट हो गया, इंप्रूवमेंट हुआ। टाइम भी देखो घटा है, कम टाइम में
इंप्रूवमेंट हुआ है, और मैथ्स में तो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली शी गॉट इन टच विद द क्वांट फैकल्टी, ही हेल्प्ड हर, क्लियर द डाउट्स। तो आप भी फैकल्टी से इंटरैक्ट करिए, आइसोलेशन में मत रहिए, बी रेगुलर इन क्लास, बी पंक्चुअल, डिस्कस विद देम, और इंप्रूवमेंट देखो। बट फिर भी मैंने इससे पूछा कि अच्छा बताओ कहाँ कहाँ गलती है और क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो इसने बताया मुझे, ये देखिए। अब मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को, सो दैट यू ऑल कैन इजिली अंडरस्टैंड कि देखो कैसे इंप्रूवमेंट करना है। ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस। अब इसने वॉइस नोट बना के भेजा था, अब अगर वॉइस नोट बना के भेजा था तो मैं वॉइस नोट तो आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है, नहीं सुना सकता हूँ अभी इस तरह से। तो मैंने क्या किया, बोला कि एक्सेल ये एक तरह से बना के इसमें दो, एक्सेल में बना के दो। तो देखो स्टूडेंट ने क्या लिखा है, क्वांट में एक गलती हुई थी, तो एक गलती क्यों हुई, क्योंकि हैफेजार्ड अटेम्प्टिंग, हैफेजार्ड मतलब जनरली क्वांट लास्ट में था तो थोड़ा हड़बड़ी हो जाती है, हैफेजार्ड अटेम्प्टिंग मतलब हड़बड़ी में किया। अब देखो इंग्लिश में इसने कितनी गलतियां की थी, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, और 5 गलती में क्या गलतियां हैं, नॉट रीडिंग द पैसेज प्रॉपरली, ठीक है, पिक्ड एन आंसर विच इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द अदर राइट ऑप्शन, नॉट रीडिंग द पैसेज प्रॉपरली, ठीक है। तो यानी इसको कम से कम पता तो चला कि मैं गलती कहां कर रहा हूं या कहां कर रही हूं, यही तो करना है। आपकी लड़ाई खुद से ही है, खुद की गलतियों से है। फिर यहां देखो जनरल अवेयरनेस में तो अभी इसने शुरू अब किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये गलती होती है कि हम अपने गट फीलिंग पे मार्क कर देते हैं, गेस द आंसर, तो समझ में आया। फिर मैंने कहा अच्छा लीगल में क्या दिक्कत थी, तो लीगल में इसने ये कहा कि सर देखो मैंने क्या मार्क किया था, राइट आंसर क्या है। फिर इसने बताया कि आई हैव नॉट लीगली असेस द ऑप्शंस केयरफुली, इसने खुद से अपनी गलती पहचानी। फिर मिसिंग आउट एन इंपॉर्टेंट डिटेल इन द क्वेश्चन, तो खुद से पता चला ना। और हाँ, एक क्वेश्चन में इसको अभी भी डाउट था, इसको नहीं पता चल रहा था कि मैं क्यों गलत हूं, तो ऑब्वियसली आई आस्क्ड हर टू गेट इन टच विद द फैकल्टी क्लियर्ड हर डाउट एंड नाउ इट्स कंप्लीटली रिजॉल्व्ड। अब आता है मेरा सेक्शन, ऑलराइट। तो लॉजिकल में मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या क्या गलतियां हैं, तो पहला देखो, पहले इसने क्या कहा, पिक्ड एन एक्सट्रीमली, 4 गलतियां थी। पहले में इसने कहा पिक्ड एन आंसर extremely neutral which does not closely rely on the information provided, all right, तो एक तो ये गलती हुई। दूसरे में got confused while marking the option, मतलब इसको मार्क बी करना था, गलती से ओमार भरने में सी हो गया, या डी करना था ए हो गया, तो ठीक है, ये चीज तो हम इंप्रूव कर सकते हैं। फिर यहां देखो डी में क्या गलती हुई, फोकसिंग एंटायरली ऑन वन आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज while picking the answer, 2 आर्ग्यूमेंट दिए गए थे, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, इसने केवल प्रॉस करके आंसर कर दिया, कॉन्स की बात ही नहीं देखी, तो वो गड़बड़ हो गई। एंड देन पिक्ड एन आंसर विच वॉज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द अदर राइट ऑप्शन। कई बार मुझे बच्चे क्या कहते हैं सर रीजनिंग में कि 4 ऑप्शंस में से 2 तो एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 बच जाते हैं, ठीक है। अब जब 2 बच जाते हैं तो उनमें से कौन सा करें, तो जनरली एक्सेप्शंस आर देयर, बट जनरली इसमें राइट वो होगा जो कि इंक्लूसिव होगा। मानो आपने ABCD में से C एंड D एलिमिनेट कर लिया, A एंड B बच गया और दोनों सही है, तब ज्यादा सही कौन है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं क्रिटिकल रीजनिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज मोर ऑफ अबाउट व्हाट इज मोर राइट और विच इज लेस रॉन्ग। यस, हमेशा सही गलत नहीं, ज्यादा सही या कम गलत भी देखना होता है। तो अब मानो ए और बी बचा, तो चेक करो कि क्या अगर हम ए मार्क कर रहे हैं तो ए में जो कंटेंट है वो बी को ऑलरेडी अपने अंदर कवर कर रहा है, या वाइस वर्सा बी में जो कंटेंट है वो ऑलरेडी ए को कवर कर रहा है, और ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, उसको मार्क करो, करके देखो कभी, एक बार ट्राई तो करो, और नहीं तो लेकर आओ क्लास के बाद डिस्कस करो। तो इस तरह से इसने किया। अच्छा, इसने अपनी 2 गलतियां खुद से निकाली। क्या इसने बोला, डिवोटेड टू मच टाइम ऑन लीगल। यस, लीगल में आप देखो इस बच्चे ने अराउंड कितना टाइम दे दिया था, आप चेक करो, इस बच्चे ने लीगल में अराउंड जो टाइम दिया था वो दिया था, हैव अ लुक एट दिस, 50 मिनट, 50 मिनट का टाइम इसने दे दिया था। तो इसने खुद से पहचाना कि देखो सर मैंने ये गलती की है, ठीक है, मैंने ये गलती की है, तो देखो अब इससे वर्क होगा, उससे वर्क होगा। कैसे वर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे जब स्पीड अप, जब आप पहले दिन जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो पहले दिन आप स्पीड पे तो फोकस नहीं करते थे, आप पहले दिन एक्यूरेसी पे फोकस करते थे। कोई पर्सन पीछे से साइकिल पकड़ता था, आप बैठते थे, थोड़ा दूर तक आपके साथ चलता था, और पहले दिन आप स्पीड की बात नहीं कर रहे थे, पहले दिन आप ये करते थे कि बैलेंस बन जाए, गिरूं ना, साइकिल लेफ्ट या राइट टिल्ट ना हो, मैं गिरूं या किसी को चोट लग जाए मेरे चलते, तो उसका ध्यान रखते थे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आ गया कि अब बैलेंस आ गया, आई विल नॉट फॉल, स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सेम दैट स्टोरी विल अप्लाई। मैं इसका स्कोर आप कहोगे तो अगले सेशन में इसका स्कोर अगेन लेकर आ जाऊंगा 15-20 दिन बाद, और तब देख लेना इंप्रूवमेंट बिल्कुल होगा, 200% होगा, और इंप्रूवमेंट होगा। ये जो टाइम लग रहा है ये कम से कम 6-7 मिनट 8 मिनट कम होगा। ऑलराइट, अब आगे देखिए। तो जब ये सारी चीजें होंगी, अच्छा दूसरा इसने क्या लिखा, हैपहैज़र्ड रीडिंग ऑफ द पैसेज।
हैफेजेड रीडिंग क्यों हुआ? हैफेजेड रीडिंग इसलिए हुआ क्योंकि लीगल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लीगल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो टाइम बाकी सेक्शंस का कम हो गया, ठीक है। और इसीलिए मैंने बाद में इस बच्चे को ये भी कहा कि आप टाइम 120 मिनट मत मान के चलो, आप 115 मिनट मान के चलो। और अब जब उस तरह से अटेम्प्ट हो रहा है तो चीज़ें धीरे धीरे बहुत स्लाइट इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और वो एग्जैक्टली दिखेगा 10-15 दिन बाद जब मैं अगला स्कोर कार्ड इसका दिखाऊंगा। तो आप भी इस चीज़ को करो, ठीक है। एंड नाउ अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब एनालिसिस हो गया, अब उससे कंक्लूजन्स क्या निकालें। आपको इनमें से कम कोई एक, कम से कम ज़्यादा भी हो सकती है, कोई एक दिक्कत हो रही होगी। या तो आपको कंसेप्ट इशू होगा, या तो आपको स्पीड इशू होगा, या तो आपको इंग्लिश इशू होगा। ये बहुत बड़ा इशू है। कई बच्चे कहते हैं कि सर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आ रही है, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसमें इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही कि लिखा क्या है तो फिर मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी चाहिए, और टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी रीडिंग हैबिट इंक्रीज करिए, वोकैब पे वर्क करिए, ग्रामर पे वर्क करिए। आपको इन सब का एक इफेक्ट दिखेगा कि अगले 30 दिन में काफी इंप्रूवमेंट हो चुका होगा। करके तो देखिए, कंसिस्टेंसी लाइए। एंड आपको ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ एक साथ इशू है कंसेप्ट इशू, इंग्लिश इशू, कंसेप्ट इशू, स्पीड इशू, या तीनों कॉम्बिनेशन भी है। तो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको इनमें से कौन सा इशू है? कंसेप्ट इशू कैसे पता चलेगा? मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, अब एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, मुझसे नहीं हुआ। अब मैं घर गया और घर पे तो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, और अब कर रहा हूं तो मुझसे तब भी नहीं होगा ना। आप ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं आता, मुझसे अभी क्वेश्चन देके अभी पूछो या आज से 2 दिन बाद पूछो, नहीं आता तो नहीं ही आता है, तो उसको कहते हैं कंसेप्ट इशू। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन क्लास में मतलब मॉक में किया, गलत हो गया या नहीं हो पाया, बाद में आप ट्राई कर रहे हो और तब भी नहीं हो रहा है, टाइम की अनलिमिटेड आप टाइम है बट तब भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स कंसेप्ट इशू है। लिस्ट बनाओ, ऐड करो, जिस भी सब्जेक्ट का है वो टॉपिक, उसका लिस्ट बनाओ कि अच्छा लीगल का है तो लीगल में टॉट में दिक्कत हो रहा है, इंग्लिश का है तो वो कैब में दिक्कत हो रहा है, जो भी है उसको कॉलम बनाओ, ठीक है। एंड देन वो लेके फैकल्टी के पास जाओ और बताओ कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या करूं। 100% द फैकल्टी विल हेल्प यू आउट एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। मानो कंसेप्ट इशू नहीं है तो अब आपको स्पीड इशू क्या है? मेरा पेपर छूट गया एग्जाम में, अब मैं घर गया एनालाइज करने, और अब जब मैंने किया तो अब एनालिसिस में तो टाइम की पाबंदी नहीं है, 2 घंटा तो इसके लिए बोला है एग्जाम के लिए, अब उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए। अब मैं घर गया, घर पे पूरा सॉल्व आराम से हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब स्पीड इशू है, क्योंकि अगर कंसेप्ट इशू होता तो पहले तब भी नहीं हुआ तो अब भी नहीं होता, बट अब क्यों हुआ? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, यानी अब मुझे स्पीड इशू है। स्पीड इशू का एक ही तरीका है, इसके लिए कोई फैकल्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज करिए। जैसे आप अपने अटेम्प्ट्स इंक्रीज करेंगे, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू होगी। 2-3 में नहीं, 7, 8, 9, 10 में आपको मार्क्स में वो कन्वर्जन दिखेगा, मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश इशू, ये बहुत इशू है जिसको मैं भी फेस कर रहा हूं। कई बच्चे आके कहते हैं कि सर मुझे ना क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो रही। मैं कहता हूं अच्छा बैठो, कोई एक पैसेज लाओ। अब वो बच्चे ने पैसेज दिया, मैंने उससे कहा कि अच्छा बताओ पढ़ के पैसेज क्या कह रहा है, उसको समझाओ मुझे। तो मैं देखता हूं कि फॉल्ट उस बच्चे के समझने में ही है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही कि लिखा क्या है। फिर मैं बोलता हूं अच्छा एक काम करो, रहने दो, मैं समझाता हूं। तो मैंने उसको हिंदी में समझा दिया, वही चीज़ जो इंग्लिश में लिखी थी उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा दिया। और अब मैंने बोला समझ में आ गया, मैंने बोला अब क्वेश्चन करो। अब जब उसने किया, काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आ गया, काफ़ी मतलब मोर देन 80% इंप्रूवमेंट आ गया। जहां 5 क्वेश्चन में से 4 गलत हुए थे, वहां पे 3 सही हो गए, एक आध में डाउट है, एक आध गलत हो गया। तो यानी ये इंग्लिश का इशू है। और अगर इंग्लिश इशू होगा तो इसमें मैं भी इतना जल्दी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऑनेस्टली, अगर आपको चीजें लिखी क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है तो वो दिक्कत इंग्लिश की है, ना कि रीजनिंग की। तो उसको सेग्रीगेट करिए एंड फिर इंग्लिश पे कैसे वर्क करना है, ऑब्वियस ही बात है। आपको अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करनी होगी, रीडिंग टाइम बढ़ाना होगा। हर दिन 30 मिनट रीडिंग करिए, हर दिन 30 मिनट वोकैबुलरी पे दीजिए, हर दिन 30 मिनट ग्रामर पे दीजिए। तो करते 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 ग्रामर तो खत्म हो ही जाएगा कुछ दिनों में, बट 30 मिनट रीडिंग एंड 30 मिनट वोकैबुलरी कंटिन्यू करिए टिल द एग्जामिनेशन, बहुत ज़रूरी है। तो यही वो दिक्कतें हैं जो आपके स्कोर को रोक रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज हैं, तो वो भी चेक करिए। हो सकता है कि मुझे कंसेप्ट इशू भी कुछ जगह है, कुछ जगह स्पीड इशू है, कुछ जगह इंग्लिश का भी इशू है। इन 3-4 पर एक साथ अगर वर्क करोगे तो बिल्कुल आप इसको कर पाओगे। आई नो
दैट कि अभी आप लोग के हाफ ईयरलीज चल रहे थे तो टाइम कब मिल रहा था. ऑलराइट, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो अभी 12th में हैं. फॉर दोज जो 12th ऑलरेडी कर चुके हैं उनके पास इनफ टाइम है. बट कई बार इनफ टाइम भी होना, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, कई बार इनफ टाइम भी होना कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं है. तो अपने आप को यूटिलाइज करिए, टाइम का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करिए. एंड जब इस तरह से धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप वर्क करेंगे तभी आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे. तो अभी आप यहाँ हैं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है. सर्टेनली आप सबको यहाँ पहुँचना है. यस, और द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु इज स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर सक्सेस इज यू. इस पूरी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आपके और आपके सक्सेस के बीच में है तो वो आप हो. इस एज में जिसमें आप लोग हैं, एनर्जी की कमी हो ही नहीं सकती, टैलेंट की कमी हो ही नहीं सकती. यू कैन डू एनीथिंग, इतनी एनर्जी है. बस अंतर ये है कि जब एक रथ का पहिया 4 टायर्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं ना कार के, तो कार आगे नहीं बढ़ सकती. तो वही जो आपके अंदर इमेंस एनर्जी है, रिजर्वर ऑफ एनर्जी है, उसको निकलने मत दीजिए. एक जगह चैनलाइज करिए, कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करिए, कंसंट्रेट करिए, फोकस रहिए, डिसिप्लिन में वर्क करिए, कंसिस्टेंट रहिए. और आप देखेंगे कि अगले 60 दिन में आप यहां से जो आप ये कह रहे हो, आई वॉन्ट डू इट, आई कांट डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, एंड देन हाउ डू आई डू इट, तो आप हमारे पास आए. एंड देन अब स्टार्ट करिए, आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट. एंड अल्टीमेटली 1 दिसंबर वो दिन होगा जिस दिन आप बाहर निकलेंगे और आप कहेंगे सर आई डिड इट. और उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी. तो प्लीज़ इसको करिए, ठीक है. एंड देन इसके अलावा हो सकता है कि कुछ और भी इश्यूज हों, बट फॉर दोज इश्यूज get in touch to the concerned faculty members, get in touch to the mentors. All right, obviously they will help you. मैं भी बच्चों से कहता हूँ क्लास के पहले, क्लास के बाद मिलो. जनरल चीज़ें मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, बट किसी को कुछ पर्सनलाइज्ड इश्यूज आ रहे हैं तो फॉर दैट पर्सनलाइज्ड अटेंशन इज टू बी डन. तो इसीलिए गेट इन टच विद द कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स. All the faculty members at Success Mantra, all of them without any exception, are very, very, very helpful. They will never say a no to you. Please do not hesitate. Please do talk to them. क्लास में टाइम मुझे कम मिलता है, बट क्लास के बाद ज़रूर मिलता है, क्लास के पहले रहता है. आइए डिस्कशन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो 1 दिसंबर जो दिन होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा दिन होगा. सो विद दीज वर्ड्स वी कम टू एन एंड. थैंक यू एवरीबडी एंड हैव अ ग्रेट डे. ऑल द बेस्ट.